अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा बॉन्डिंग जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा जो है स्ट्रक्चर्स। क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सब में जो है किसी न किसी तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं और बॉन्डेड हैं। तो हम स्ट्रक्चर्स को इसमें डिवाइड करते हैं कि किस किस टाइप की बॉन्डिंग होगी और किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहली बात जो स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास आयनिक का स्ट्रक्चर, कोवलेंट का स्ट्रक्चर और मेटालिक का स्ट्रक्चर। तो हमने बेसिकली इनको डिवाइड करना दो कैटेगरीज में। एक होते हैं जाइंट स्ट्रक्चर्स जो एंड नहीं हो रहे होते, जिनकी स्ट्रक्चर बहुत ह्यूज होती है और बढ़ाते जाएं बढ़ती जाती है। और एक होते हैं सिंपल जो एंड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों टाइप की बॉन्डिंग को देखते हैं। तो आयनिक का जो स्ट्रक्चर है दैट इज जायंट स्ट्रक्चर। इस तरीके से जो मेटालिक का स्ट्रक्चर है वो भी जायंट स्ट्रक्चर है। जबकि कोवलेंट में मोस्टली जो है 98% जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जो एंड हो जाते हैं। जबकि 2% जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर हैं, जिसे ग्रेफाइट डायमंड वगैरह जो होता है वो अगर आप लोगों ने सुना इससे पहले तो हम इनको जरा देखते हैं। तो जाइंट स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पे थोड़ा सा फिर एलोबरेट करते हैं हम इसको कि जाइंट स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आयनिक का स्ट्रक्चर जाइंट होता है। आप बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, ये एंड नहीं होगा। ठीक है, हम खुद रोक देते हैं, इसलिए हम नंबर भी नहीं लिखते। करोड़ों मॉलिक्यूल्स उसमें, एक क्रिस्टल आपने छोटा सा लिया सोडियम क्लोराइड का, उसमें करोड़ों अरबों आयन्स होंगे, उसका हम नंबर मेंशन नहीं कर सकते। सिमिलरली मेटालिक की अगर बात करते हैं तो मेटालिक का स्ट्रक्चर भी जाइंट होता है। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो हैं ये चल रहे होते हैं। पॉजिटिव आयन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये बनाते जाए एंड नहीं हो रहा होता। इस तरीके से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका वगैरह जो है ये सारे के सारे जाइंट स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल का टर्म जो है आपको इससे पहले हमने कई दफा बताया कि मॉलिक्यूल का टर्म जो है कोवलेंट के लिए आता है। तो हमारे पास तीन टाइप की बॉन्डिंग है, उनमें सारे स्ट्रक्चर जाइंट होते हैं सिवाय कोवलेंट के, और कोवलेंट में भी कुछ जाइंट है। तो जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है जिसमें हम कोवलेंट की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, सैंड है, सिलिकॉन है, ये सारे जो है हम इसको डिटेल में जरा देखते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर हम बनाने की, ड्रॉ करने की कोशिश करें वो खत्म हो जाते हैं। जैसे S8 है, 8 सल्फर के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, खत्म स्ट्रक्चर। और सल्फर ग्रुप 6 का है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो हर सल्फर के अराउंड जो है आपको 2 स्टिक्स नजर आएंगे। किसी भी सल्फर को अगर आप नोट करते हैं तो यू विल फाइंड कि देयर विल बी 2 स्टिक्स अराउंड ईच सल्फर एटम किसी भी जगह पे। इस तरीके से P4 जो है सल्फर, इसका फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, जिसमें हर फास्फोरस के अराउंड जो है 3 डंडियां नजर आएंगी। क्योंकि ग्रुप 5 का है तो वैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी, तो 3 डंडियां नजर आनी चाहिए हर जगह पे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आयोडीन बॉन्ड जो है इसकी वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 7 का है, इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो हर आयोडीन के अराउंड जो है आपको एक डंडी नजर आएगी। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलता जा रहा है। वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल हो गया, थर्ड मॉलिक्यूल हो गया, उनके दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और यही फोर्स टूट रही होती है जब इनमें हम इनको मेल्ट या बॉयल करते हैं। तो इनके दरमियान जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान वीक फोर्सेज होती है जो ब्रेक होती है। इसके बाद जो है एलोट्रोप्स पे आ जाते हैं। तो हम जो है इनको थोड़ा सा डिटेल में जरा देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टार्ट स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर डिपेंड करती है बॉन्डिंग के ऊपर। क्योंकि बॉन्डिंग हमारे पास तीन टाइप की है, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। तो आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक, इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज जाइंट स्ट्रक्चर। मेटालिक का स्ट्रक्चर भी जाइंट होता है। जाइंट स्ट्रक्चर मतलब होता है कि एंड नहीं हो रहा होता, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम किसी आयनिक को बनाने की कोशिश करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि आयनिक में क्या होता है कि आयनिक में हर पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव वाले से सराउंडेड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सोडियम आयन है, फिर सोडियम आयन है, फिर सोडियम आयन और सोडियम आयन और सोडियम आयन। अब मैं खुद रुक जाऊं तो रुक जाऊं, वरना ये स्ट्रक्चर बढ़ता ही जाएगा और बीच में इनके आ जाएगा क्लोराइड आयन। तो हर सोडियम
सोडियम से जुड़ा होगा लेकिन थ्रू क्लोराइड आयन, और इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बन जाती है इनके दरमियान, और ये स्ट्रक्चर जो है चलता ही जा रहा है। इसको अगर हम खुद रोकते तो रुक जाएगा, वरना चलता ही जाएगा। तो इस तरीके से पूरे का पूरा एक लैटिस बना होता है। तो ये एक जाइंट स्ट्रक्चर है जो खत्म नहीं हो रहा होता। और इनके दरमियान जो फोर्स होती है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आपने ओवरकम करना होता है। ड्यूरिंग मेल्ट करते हैं तो इनका आयनिक बॉन्ड ही टूटता है। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन आयंस, एंड जब इसको मेल्ट करते हैं हम लोग ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, यही फोर्सेस जो है ओवरकम होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओवरकम होती हैं। इसको हमने डिटेल में देखा था, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी। इस तरीके से सेकंड स्ट्रक्चर जो है हम उस पर आ जाते हैं, मेटेलिक स्ट्रक्चर। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर आपको बताया था कि होता क्या है कि इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं जो मूव नहीं कर रहे होते, स्टैटिक होते हैं। अब इसको भी स्ट्रक्चर को मैं जितना चाहे इसको एक्सटेंड कर दूं, ये बढ़ता ही जाएगा, खुद रोके तो रुक जाएगा। और इसके दरमियान जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मोबाइल होते हैं, जबकि आयंस जो है वो स्टैटिक होते हैं। ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर है। इसमें ये पॉजिटिव आयंस हो गए आपके पास, मेटल आयंस, और ये वाले जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें। इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अब होती है बिटवीन मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके दरमियान होता है। जब इनको हम मेल्ट या बॉयल करते हैं, तब भी ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग मेटेलिक बॉन्ड्स, या फिर इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओवरकम। अब कोवलेंट की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जायंट्स हमने अभी पढ़े नहीं है, तो इसलिए हम पहले इसको पढ़ा दें, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो कोवलेंट की स्ट्रक्चर पढ़ने जाते हैं तो हम जो है यहाँ पर एक पेज लगाते हैं। हमारे पास सबसे पहला एक टर्म आता है एलोट्रोप। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? एलोट्रोप का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल इज डायमंड, सब जानते हैं इसको, एंड ग्रेफाइट, जिसको आप नहीं जानते अगर, तो आप समझ लें चारकोल होता है, आप समझ लें कोयला होता है। ये दोनों जो है आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले जो है डायमंड और ग्रेफाइट का जो फार्मूला बनेगा, दैट फार्मूला विल बी, इसका फार्मूला हो जाएगा कार्बन सी सॉलिड, और इसका फार्मूला भी हो जाएगा सी सॉलिड। तो बहुत अरसे तक जो है डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। जैसे आपने देखा हो, काजल जो होता है जो आंखों में लगाते हैं, वो ग्रेफाइट की एक फॉर्म है। जो पेंसिल लेड में होता है वो ग्रेफाइट होता है। जो आपके पास चारकोल पेंसिल होती है वो, और डायमंड, दोनों की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग जो इनको डायमंड को प्रीशियस स्टोन के तौर पे बिहेव डील करते थे, और ग्रेफाइट को कोयला। तो इसको जो है उन्होंने बहुत टाइम के बाद जाके पता चला कि दोनों एक ही चीज है। कैसे पता चला? तो उसके ऊपर क्वेश्चन ये है कि हाउ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट showing
डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि असल में किया क्या उन्होंने, उन्होंने डायमंड लिया और उन्होंने ग्रेफाइट लिया। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों को उन्होंने जला दिया। जलाने का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब उन्होंने ऑक्सीजन से इसको रिएक्शन करवाया तो बना O2 एंड O2, ये तो ऑक्सीजन जो आपने प्रोवाइड की थी, और यहां से आपके पास बना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, विच इंडिकेट कि सिर्फ डायमंड में कार्बन ही था। जो भी चीज जलाई जाती है उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉलेज दे दूं आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड था जिसमें CH था, अगर आप इसको जलाएंगे तो कार्बन का भी ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बन जाएगा इफ यू कंबस्ट इट। अगर आप इसको जलाएंगे इससे ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। लेकिन फायदा क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये जो अननोन कंपाउंड था इसमें क्या चीज थी। अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं तो यू कैन से कि विच एलिमेंट्स आर देयर इन दिस अननोन सब्सटेंस एक्स। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो आपने प्रोवाइड की है, तो एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से होंगे, एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा, जो हमने नहीं प्रोवाइड किए थे, ये उस अननोन कंपाउंड से आ रहा है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं हम लोग, ऑन कंबस्शन both produce carbon dioxide as an only product। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है कार्बन और ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो दीज प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट, बहुत ज्यादा इनमें फर्क है। और वो फर्क होने की वजह की स्ट्रक्चर है, इनकी बॉन्डिंग किस तरीके से हुई है। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करते हैं तो डायमंड ग्रेफाइट की, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों का फार्मूला C सॉलिड है, कार्बन ही है। डायमंड में हर कार्बन जो है वो 3-4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है। फिर कार्बन आ गया इसके साथ, ये कार्बन आ गया इसके साथ, ये कार्बन आ गया इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ आ गया। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जितना चाहे आप इसको बढ़ा लें तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा, आगे जो है फिर आपके पास ये नेटवर्क चलता जाएगा इस तरीके से। तो हम इसको रोक रहे हैं कहीं पे, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें। हर कार्बन, उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन का हर इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। जबकि यहाँ पर ऐसा होता है कि हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। तो एक कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन से अटैच होगा, और हर अगला कार्बन भी 3 कार्बन से अटैच होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से चलता जाएगा, और हम खुद रोके तो रुक जाएगा, वरना ये चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आगे भी 3 3 3 चलते जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। तो इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ पे यूज हो गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ पे बच गया इसके पास। सिमिलरली हर कार्बन के साथ यही मामला है कि उसकी 3 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो बचता जा रहा है, और वो जो है स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो जाती है। तो हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा, इसके पास भी एक। तो सब कार्बन जो है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इस स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज करता है। इसमें एक्चुअली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हेक्सागोनल रिंग होता है। ये हेक्सागोनल रिंग को पहले समझा दूं कि क्या होता है। कि कार्बन है, हर हर एक कार्बन है, हर कार्बन को एक एच से शो किया। तो
आगे जो है फिर ये स्ट्रक्चर चलती जा रही होती है और हर कार्बन 3 से अटैच होता है। तो इसलिए इसको हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि हमारे पास ये एक हेक्सागोनल रिंग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से बहुत बड़ी एक लेयर बन जाती है। और इस तरीके से नीचे भी ऐसी लेयर्स की फॉर्म में ये अटैच्ड होता है। और ये स्ट्रक्चर जो है चलती जा रही होती है। और इन लेयर्स के दरमियान जो है, ये जो है इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड जो है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, जो हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और बिटवीन लेयर्स, ये एक लेयर होगी लेयर 1, ये होगी लेयर 2। इनके दरमियान, लेयर्स के दरमियान हल्की सी फोर्स होती है विच इज द वीकेस्ट फोर्स, जो इन लेयर्स को जोड़ के रखती है। एंड इस फोर्स का नाम है, नाम में आता है वीक वांडरवाल फोर्स। अब इसकी वजह से, ये फोर्स की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, क्योंकि बहुत वीक फोर्स होती है। तो अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो दीज कैन स्लाइड ओवर, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज लिखने की कोशिश करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं यहाँ पर नोट्स में। तो ये आपके सामने डायमंड का स्ट्रक्चर है। हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप किसी भी कार्बन को फोकस करके देखें, 4 से अटैच है। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा है कि आपको 4 नहीं नजर आएंगे, 2 नजर आएंगे। दैट इज टू मेक स्ट्रक्चर डायग्राम सिंपल रखने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना उसको इसलिए। लेकिन अगर आप इसमें ढूंढेंगे, यू विल फाइंड मेनी एटम्स विच शो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। जबकि इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हर कार्बन। एंड यू कैन सी, इस केस में 3 हैं, इधर भी 3 नजर आ रहे हैं, इधर भी आपको 3 नजर आ रहे हैं। टू मेक डायग्राम सिंपल इस तरीके से। इनके दरमियान जो है, ये वाली बात हमने बताई कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जबकि बीच में बिटवीन लेयर्स जो है वांडरवाल फोर्स होती है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1, ये प्योरेस्ट फॉर्म है ऑफ कार्बन डायमंड, मतलब इसमें कुछ और नहीं होता, सिर्फ कार्बन ही होता है। सिमिलरली लाइक डायमंड, ग्रेफाइट इज आल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इसमें भी कोई और चीज नहीं होती, सिर्फ कार्बन ही होता है। जब हमने जला के देखा तो सिर्फ देखा था कार्बन निकला। बॉन्डिंग की बात करते हैं अगर, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें। एंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स एंड द स्ट्रक्चर इज कंटिन्यू। यहां पर भी बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है। एंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। यहां पर हमारे पास 4 से अटैच होता है, यहां पर 3 से अटैच होता है। इसके बाद रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन का वर्ड ध्यान में रखिएगा, हर कार्बन से, इज डीलोकलाइज इन द स्ट्रक्चर लाइक मेटल्स में जैसे हो जाता है, which is responsible for additional properties like it is conductor of electricity। मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता था, वो भी कंडक्ट करता था। यहाँ पर भी इनका इलेक्ट्रॉन जो एक एक बच जाता है, ये हर कार्बन का एक एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज हो जाता है, इस तरीके से जैसे हमारे पास पहले था मेटल्स में स्ट्रक्चर, वैसे ही बन जाता है। इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, दुनिया में अब तक जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें सबसे ज्यादा हार्ड इसको कंसिडर करते हैं डायमंड को। उसकी वजह है कि अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हर तरफ से सिमेट्री आ रही है और सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो एक, हर कार्बन जो है 4 से अटैच्ड है, तो करोड़ों अरबों बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये काफी हार्ड है। इट्स अ सॉफ्ट बिकॉज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्स। ये द हार्डेस्ट है, ये वाला डायमंड। जबकि ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने की वजह ये है, अगर हम यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं इनके ऊपर, लेयर्स के ऊपर, लेयर्स में है और इनके दरमियान जो है वीक वांडरवाल फोर्स है, अगर आप इस पे यहां से फोर्स लगाते हैं, फोर्स 1, और आप दूसरी फोर्स यहां से लगाते हैं F2,
एंटी डायरेक्शन में, तो लेयर्स की वजह से ये स्लाइड कर जाएंगे। ये पूरी की पूरी इनकी मूवमेंट हो सकती है क्योंकि जो बीच में जो फोर्स आ रही है दैट फोर्स इज वेरी वीक, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। तो अगर आपके फिंगर टिप पे रखते हैं, आप इसको हल्का सा प्रेस करते हैं, तो यू विल फील के द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर, तो आपको सॉफ्ट महसूस होगा, ये सॉफ्ट फील होगा। एटम्स आर अरेंज इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो टेट्राहेड्रल वाली बात जो है आपको, टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 फेसेस वाला, मतलब कार्बन के साथ जब 4 कार्बन लगेंगे तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन रही होती है। तो आपको 4 फेसेस इसके नजर आएंगे, एक फेस, दूसरा फेस, एक इसके पीछे और एक इसके नीचे, इस तरीके से 4 फेसेस नजर आते हैं। तो 4 से अटैच होता है। आप सिर्फ अभी कुछ नहीं करना क्योंकि ज्योमेट्री शेप आपके पास है नहीं, तो आप इसको जस्ट टेट्राहेड्रल आप समझ लेंगे, 4 कार्बन लगे होते हैं इसके साथ। जबकि इसमें एटम्स आर अरेंज्ड इन प्लेन लेयर्स, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। तो हेक्सागोनल रिंग आपको बता दिया था, इस तरीके से ये रिंग्स बन रहे होते हैं, 6 कॉर्नर वाले। हार्डनेस, द हार्डनेस सबस्टेंस नोन, इट इज अ सॉफ्ट एंड यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। इसको ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। देखिए आप लोग ऑयल डालते हैं ना गाड़ी के इंजन में, लुब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इस तरीके से ग्रेफाइट जो है वो उसको यूज किया जाता है ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे, ताकि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के उनकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। ऑयल की जगह पे सॉलिड रिप्लेसमेंट होता है। तो और उसकी वजह क्या है सॉफ्ट होने की, वीक वॉन ओवर फोर्सेस अलाउ द लेयर्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर। कंडक्टिविटी, इट डज नॉट कंडक्ट बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डायमंड में। जबकि इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से कंडक्ट कर सकता है। अगर हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 डाल देते हैं, 8 दैट वाज मिसिंग हियर, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है तकरीबन वो होता है 3800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तकरीबन, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे इसका कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है डायमंड, मतलब इसमें आप देख सकते हैं इसके थ्रू, एंड शाइनी होता है। ये ओपेक होता है, मतलब इसमें से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आप नहीं देख सकते इसके थ्रू, ओपेक होता है। एंड ब्लैक शाइनी होता है, इसमें भी हल्की सी शाइननेस, शाइनी होता है। उसकी वजह यह है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में होते हैं तो वो भी शाइनी होती है, ठीक है। डायमंड को यूज करते हैं कटिंग टूल के तौर के ऊपर, तो इसलिए क्योंकि द हार्डेस्ट सबसेस नोन है। कटिंग टूल का मतलब हो गया जो पहाड़ों में ड्रिलिंग करनी होती है, पूरे पूरे मार्बल के पहाड़ गिराने होते हैं, तो उसमें जो ड्रिल करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं उसको, जो ड्रिल मशीन होती है, तो उसके टिप के ऊपर जो है डायमंड लगा देते हैं। डायमंड एक तो इंसुलेटर है, गर्म नहीं होगा, हीट अप नहीं होगा, आयरन हीट होकर टूट सकता है। और दूसरा द हार्डेस्ट है, उसको कुछ होना नहीं है, और आयरन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खराब हो सकता है, तो उसके ऊपर यूज करते हैं। दूसरा आपने ग्लास कटिंग में देखा होगा, तो ग्लास को जो कट करना होता है दैट इज अ टिपिकल जॉब, तो उसमें उनके पास एक पेन होता है जो ग्लास की कटिंग करते हैं, तो उसकी टिप के ऊपर लगा होता है डायमंड, और वो जो है उसको निशान लगाता है, उसके बाद फिर जर्क देता है एक हल्का सा, तो वो टूट जाता है। दूसरा इसको प्रीशियस स्टोन के तौर पे बिहेव करवाते हैं, इनर्ट होता है इसलिए क्योंकि लोग ज्वेलरी में इसको यूज कर रहे होते हैं और घरों में रखते हैं, क्योंकि आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, इसने रिएक्शन तो करना है, इसने खराब तो होना नहीं है। फिर इसके ऊपर से ट्रक गुजर जाए, इसके ऊपर कोई चीज गिर जाए, ये खुद किसी पे गिर जाए, कुछ नहीं होता इसको, इनर्ट, क्योंकि आपके पैसे सारे के सारे सेव हैं। एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हीट वीट भी हो जाए कुछ तो इसको कुछ होना नहीं। ग्रेफाइट की यूजेस में नंबर 1 इसको हम यूज करते हैं सॉफ्ट होने की वजह से ड्राई लुब्रिकेंट में। नंबर 2 इसको पेंसिल लेड में भी यूज करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर का होता है और सॉफ्ट होता है, तो पेंसिल से हमने लिखना होता है, एक तो वो अपने पीछे जो है लाइन छोड़ के जाता है ब्लैक कलर की जो विजिबल होती है, हम देख सकते हैं। दूसरा सॉफ्ट होता है। इसको इलेक्ट्रोड के तौर पे भी यूज करते हैं ताकि बिजली कंडक्ट कर सके। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है हमें, डिस्क्राइब केमिकल टेस्ट शोइंग दैट डायमंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो अभी हम बात करके आए थे कि हमने कहा था कि डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, इन दोनों को अगर हम जला दें, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दें, तो हमारे पास दोनों केसेस में एक ही चीज बन रही होती है जो इंडिकेट करती है कि इसमें कार्बन ही था।
इसका आंसर बन गया था हमारे पास ऑन कंबस्टन both produce carbon dioxide as an only product, जिससे कंफर्म हुआ कि ये प्योरेस्ट फॉर्म है और कार्बन ही है इसमें। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाई दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंट है और ये 2 मार्क के लिए हो सकता है। इसके लिए आपने करना क्या है, इसलिए आपको 2 बातें लिखनी है। नंबर 1 उसने कीवर्ड जो देखने हैं, एक तो देखना उसने नेटवर्क का आपने वर्ड यूज किया, नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। ये 2 बातों पे उसने 2 मार्क्स देने। बोथ आर मैक्रो molecules which have many का वर्ड यूज कर लें, या नेटवर्क, एक ही बात है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करना होगा। ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड टूटता नहीं है वैसे किसी सिंपल मॉलिक्यूल में, जब टूटेगा तो लाजमी सी बात एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो जितने भी कोवेलेंट होते हैं हमारे पास उनमें सिंपल मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वो तोड़नी होती है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना होता है और एक दो नहीं, बहुत सारे तोड़ने होते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इनको मेल्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेल्ट इट मींस यू वांट टू कोलैप्स इट्स स्ट्रक्चर, एंड फॉर दैट यू नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड। ये अभी इतने सारे जो इसने शुरू किए हैं, ये सारे बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके इसका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स करेगा। ठीक है, तो इसमें क्लीवेज लाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नेटवर्क है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर भी आपको तोड़ने के लिए ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि इनमें आपको मेल्ट करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो आपके पास ये 2 चीजें हैं जिसपे आपको उसने मार्क्स देने हैं। दूसरा, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज हायर देन ग्रेफाइट। अब दोनों में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि डायमंड में 4 बॉन्ड, ईच कार्बन के 4 बॉन्ड तोड़ने, सिर्फ 4 बॉन्ड नहीं है। कुछ बच्चे लिख के आ जाते हैं कि डायमंड में 4 बॉन्ड तोड़ने, 4 तो है नहीं, उसमें तो करोड़ों अरबों बॉन्ड्स हैं। और ग्रेफाइट में भी करोड़ों अरबों बॉन्ड्स हैं। बच्चे लिख के आते हैं डायमंड में 4 बॉन्ड तोड़ने होते हैं, गलत है। और ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड तोड़ने होते हैं, गलत है। इसके साथ थोड़ी सी इंग्लिश लगाएंगे तो फिर सही हो जाएगा। ईच कार्बन का वर्ड यूज कर दें तो आसान हो जाएगा। बिकॉज इन डायमंड ईच कार्बन एटम is bonded to 4 carbon atoms. So more energy required than graphite, where each carbon atom is bonded to 3 carbon atoms. Why diamond does not conduct electricity while graphite can conduct? अब यहां पे कंपैरिजन में जब भी बात होगी तो आप कोशिश करेंगे दोनों लिखेंगे। डायमंड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स while graphite has free electrons. Why diamond is too hard while graphite is soft, while both are forms of carbon? उसकी वजह हम सॉफ्टनेस की दे सकते हैं। इन ग्रेफाइट between layers van der Waals forces
allow them to slide over. So graphite is soft. While diamond has no van der Waals forces. तो अब जो है हम आते हैं सिंपल मॉलिक्यूल की तरफ। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो खत्म हो जाते हैं। इनमें सारे के सारे आपको बताया कि जितने भी कोवलेंट होंगे वो सारे के सारे सिंपल होंगे, बल्कि इसमें एक चीज और करनी, मैक्रो मॉलिक्यूल पे चलना है। तो हमने डायमंड ग्रेफाइट किया, इसके बाद हम जो है मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है मैक्रो मॉलिक्यूल एंड एलॉय जो है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, और ये जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको ये वाली चीज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसको रोकते हैं क्लास को, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको सॉरी इसमें नेक्स्ट लेक्चर में जाओ इसको कंप्लीट करवा देते हैं। थैंक यू।